नमस्कार दोस्तों। आज एक और वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे आपको मालूम होगा, पिछले दो वीडियो में जो मेरा एक सीरीज चल रही है सिलेक्शन के ऊपर, रेलवे में कौन कौन सिलेक्शन होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ सिलेक्शन रेलवे। तो पहला था ग्रुप सी टू ग्रुप बी। लेवल 6 मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, यानी 42 जीपी। लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 जो भी होते हैं वो गई स्टेट में जब जाते हैं तो लेवल 8 4800 जीपी मिलता है। उसके 4 साल बाद ऑटोमेटिक, जैसे एमएससी भी 10 साल बाद मिलता है, 4 साल बाद ऑटोमेटिक लेवल 8 के बाद लेवल 10 मिलता है। और जानकारी की अभी जो जानकारी मिल रही है, शायद अभी 4 साल बाद लेवल 11 भी चल रहा है, 8 साल बाद देने का मामला अभी चल रहा है मिनिस्ट्री में। तो जब आएगा तो देखते हैं क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो अभी लेवल 8 के 4 साल बाद आपको ऑटोमेटिक लेवल 10 मिल जाएगा। विद इन ग्रुप सी के ऊपर दूसरा वीडियो बनाया था मैंने, वो भी काफी पसंद किया लोगों ने। तो आज जो तीसरा पार्ट है, ग्रुप डी टू सी, फर्स्ट ग्रुप डी लेवल 1 से लेवल 2, यानी जितने भी लेवल 1800 जीपी में जो है उनको, उनके लिए जो प्रमोशंस, जो हमारे पैरा 189 के तहत जो सिलेक्शन होता है, किस तरह सिलेक्शन होता है उसकी हम बात करेंगे। एक पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाया था नॉशनल इंक्रीमेंट देने का, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई, तो मैं सोच रहा हूँ पहले उसको ठीक कर लूँ। कि मैंने बोला था कि नॉशनल इंक्रीमेंट का जो इफेक्ट आएगा वो ओल्ड पेंशन स्कीम वालों पे आएगा, अगर पेमेंट अगर नॉशनली बढ़ती है, अगर मामला पॉजिटिव में जाता है तो। जो भी सरकार निर्णय ले इसके ऊपर, तो उसमें बता दूं मैं आपको कि बाद में मैंने सोचा तो बात समझ में आई कि जैसे अगर किसी का नॉशनल पे पड़ता है तो ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट ऑल पेंशन स्कीम वालों को होगा। लेकिन जब पे बढ़ता है तो सिर्फ पेंशन का मामला नहीं आता। मेरे दिमाग में पेंशन का इशू था। तो पेंशन के अलावा भी डीसीआरजी यानी ग्रेजुटी जो होती है, रिटायरमेंट ग्रेजुटी, और लिव एनकेशमेंट, उसमें भी बेसिक अगर आपका ज्यादा होता है तो उसका भी इफेक्ट आता है। आपका ग्रेजुटी का अमाउंट बढ़ता है अगर आपको 20 लाख नहीं हुआ तो। और लीव एनगेजमेंट में भी 300 दिन की छुट्टी है तो आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो वन टाइम बेनिफिट होता है। और ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को अगर नेशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलता है तो वो लाइफ टाइम वो चलता है। तो इसलिए मैंने मैक्सिमम बेनिफिट ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को होगा। थोड़ा मेरा इस बात को करेक्ट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अस्ट ग्रुप डी के ऊपर। तो रेलवे में काफी सारी कैटेगरीज हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा। सिविल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी, मैकेनिकल और ऑपरेटिंग, कमर्शियल। इसके अलावा आपके पर्सनल डिपार्टमेंट, अकाउंट्स, मेडिकल, आरपीएफ, काफी सारे डिपार्टमेंट्स है। तो जो लेवल 1 में कई तरह से, जैसे आरआरसी से लोग आते हैं, आरआरबी से आते हैं, तो उसमें क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, किस तरह के मामले होते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा, हल्का सा ब्रीफ देने की कोशिश करूंगा। तो एक तो मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट है हमारे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी, मैकेनिकल, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बोलेंगे। इसके अंदर आर्टिजन, कुशल कारीगर बोलते हैं, कारीगर कैटेगरी बोलते हैं, इसमें आर्टिजन स्टाफ होता है। इसमें लिखा हुआ है द पोस्ट इन द कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 इन लेवल 2 इन वेरियस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यानी लेवल 1 से लेवल 2 में जो भरे जाएंगे। एंड डीजल ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल लॉबी एंड ईएमयू शेड विल बी फिल्ड एज अंडर 25% डीआर कोटा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी ओपन आरआरबी से भर्ती होगी इसमें। इसके बाद 25% जो एलडीसी कोटा है, वो सिलेक्शन है कि नॉन सिलेक्शन, इसमें मैंने बताया सिलेक्शन पोस्ट है बीइंग एलडीसी। तो 25% इसमें एलडीसी है, फ्रीक्वेंसी हर साल करना आपको। असेसमेंट जो रहता है हमारा सिलेक्शन पोस्ट का ही रूल इसमें लगेगा। एग्जिस्टिंग वैकेंसी प्लस 15 मंथ्स एंटीसिपेटेड वैकेंसी रहेगी इसके अंदर। इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन बताइए। सर्विंग सेमी स्किल एंड अनस्किल स्टाफ जो भी होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लेट डाउन इन अप्रेंटिस एक्ट, जो भी अप्रेंटिस एक्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए, प्लस 2 इयर्स, इसमें 2 साल की जिनकी सर्विस होगी वो एलडीसी के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद चूंकि एलडीसी एग्जाम है तो पैनल जो होगा एज पर मेरिट होगा बीइंग एलडीसी। तो मैं बता दूं आपको, जितने भी एलडीसी रेलवे में होते हैं, ग्रुप डी टू सी, विद इन ग्रुप सी और ग्रुप सी टू बी गजटेड का, सभी एलडीसी में कॉमन फंडामेंटल रूल समझ लीजिए कि पैनल जो होगा एज पर मेरिट होगा। सीनियरिटी मार्क्स उसमें कहीं भी काउंट नहीं होंगे। रिटर्न प्लस आपका जो भी सीआर, जो भी क्राइटेरिया है एलएल एग्जाम का, उसमें जो भी आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, सब मिला के एग्रीगेट, अगर तो उसको वो आदमी पैनल पे आएगा जो उसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, उसी आधार पर पैनल बनेगा। उसके बाद 50 हो गया आपको, 50-25, 25-50% जो है प्रमोशन ऑफ द स्टाफ इन लोअर गेट सिलेक्शन। ये जो है नॉन सिलेक्शन पोस्ट, बता दूं आपको, प्रमोशन इसके अंदर है लेवल 1 से लेवल 2, हर साल करना है इसमें। चूंकि नॉन सिलेक्शन पोस्ट है इसलिए असेसमेंट जो होगा इसमें एग्जिस्टिंग वैकेंसीज प्लस 12 मंथ्स होता है। नॉन सिलेक्शन पोस्ट में एंटीसिपेटरी हम 12 महीने की लेते हैं। इसमें जो
एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है एज पर सीनियरिटी से ही पैनल बनता है, नॉन सिलेक्शन पोस्ट है। तो जो ग्रुप डी स्टाफ है लेवल 1 में काम करते हैं 1800 में, जब वैकेंसी निकाली जाती है ओपनली, नोटिफिकेशन निकलता है, उसके अंदर एप्लीकेशन कॉल फॉर की जाती है। एप्लीकेशन कॉल करते हैं कि कौन कौन आना चाहता है। अगर एज पर सीनियरिटी से करें, बिना एप्लीकेशन करें, कि जैसे मान लीजिए नॉन सिलेक्शन में 10 पोस्टें हैं, 10 सीनियर मोस्ट को बुलाए, तो कई लोग सीनियर मोस्ट एलिजिबल रेडी नहीं होते हैं, अनविलेंस दे देते हैं, उसमें सिलेक्शन डिले होता है। तो सिस्टम यही है, मैंने मैक्सिमम जगह देखा है कि जो लेवल 2 के लिए जो सेलेक्ट प्रमोशन होते हैं, इसमें एप्लीकेशन कॉल फॉर करते हैं। जो कॉल फॉर करने के बाद फिर उनका टेट टेस्ट जो भी होता है वो होता है। आर्टिजन कैटेगरी में टेट टेस्ट होता है, तो टेट टेस्ट नॉन सिलेक्शन का ही पार्ट है। तो उसमें एज पर सीनियरिटी फिर एप्लीकेशन मान लीजिए अपनी 10 वैकेंसी है, एप्लीकेशन 20 की आई है, तो 10 जो भी होंगे लोग, उसका जो है आपका टेट टेस्ट होगा। उसमें जो भी तरीका है उसका, उसके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो है आर्टिजन कैटेगरी का क्या होता है, उसमें आप देख सकते हैं। तो एज पर सीनियरिटी से उसमें फिर टेट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और अगर जो पास करेंगे तो सीनियरिटी से ही पैनल बनेगा उनका। तो ये बता दिया, सीनियर पैनल जो है उसको वैसे सेलेक्ट लिस्ट भी बोलते हैं नॉन सिलेक्शन पोस्ट को। तो सेलेक्ट लिस्ट जो होगी एज पर सीनियरिटी से बनेगी। तो ये जितनी भी आर्टिजन कैटेगरी है, इसमें बता दूं, ये डीजल, इलेक्ट्रिकल, लोको, ईएमयू शेड में पहले जो था डीआर कोटा 50% था, और बाकी 25-25 था। ये यूनियन ने डिमांड किया और 2019 से चेंज कर दिया, और सबको एक कॉमन कर दिया कि अब 25% डीआर कोटा होगा सभी में। पहले डीआर कोटा डीजल, इलेक्ट्रिकल, ईएमयू शेड में 50% था, 2019 से ये चेंज हो गया है। तो अभी सबका कॉमन कर दिया है सबका, तो 25% डीआर कोटा है, 25 एलडीसी, और प्रमोशन में 50% है, जो कि नॉन सिलेक्शन पोस्ट है। मेडिकल डिपार्टमेंट में जो लेवल 1 में जो लोग स्टाफ होते हैं, मैक्सिमम जो आपके होंगे, हॉस्पिटल अटेंडेंट, ऑर्डरलीज, डिस्पेंसरी पियून, स्ट्रेचर बेरर, वाटरमैन, सफाई वाला, सैनिटरी क्लीनर, काफी सारे लोग होते हैं। वो सब लोगों के लिए जो एबीसी में ड्रेसर होता है, उसमें ड्रेसर ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 की एबीसी चलती है। तो ग्रेड 3 में प्रमोशंस के चांस होते हैं, उसमें 50-50 का रखा है। 50% जो होते हैं एज पर सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी होती है। जो 10/5/98, इसमें एक प्रोविजन दिया हुआ है कि 10/5/98 से पहले जो भी लोग हैं, उनके ऊपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लागू नहीं होगा। मिनिमम इसमें वैसे 10वीं पास रखा है, मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, लेकिन रेलवे बोर्ड ने भी एक प्रोविजन रखा हुआ है कि जो भी अगर कर्मचारी हैं 10/5/98 से पहले के कोई कर्मचारी हैं, तो उनका उनको सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी से उनका सिलेक्शन करना है, और उसमें मेट्रिकुलेशन की कंडीशन नहीं, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है उसके अंदर, एज पर सीनियरिटी करना है। सुटेबिलिटी इसमें जहां तक मैं वेस्टर्न की बात करूं, अहमदाबाद में तो रिटर्न टेस्ट सुटेबिलिटी होती है, अलग बाकी जगह का मुझे आइडिया नहीं है। तो सुटेबिलिटी सिर्फ सीनियरिटी से नहीं होता है, इसमें सुटेबिलिटी होती है, सुटेबिलिटी रिटर्न टेस्ट की है कुछ जगह पे। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो एम्प्लॉय 10/5/98 से पहले का होना है। जब ये बंदे सारे खत्म हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं 98 से पहले का, उसके बाद सारा का सारा जो है आपको एलडीसी करना है, सिलेक्शन आपका करना है। तो उसमें लिखा रिमेनिंग 50% वैकेंसी में बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन। ये आपका सिलेक्शन हो गया है फ्रॉम अमंग्स ऑल द erstwhile ग्रुप डी कैटेगरी लाइक हॉस्पिटल अटेंडेंट, ऑर्डिनरी ऑर्डर लाइज, डिस्पेंसरी पियून, स्ट्रेचर बेरर्स, वाटरमैन, सफाई वाला एंड सैनिटरी क्लीनर्स। ये आरबी ही 13/17 में, पहले तो सिर्फ हॉस्पिटल अटेंडेंट लिखा था, 13/17 में बोला है कि पहले सिर्फ लिखा था कि हॉस्पिटल अटेंडेंट ऑफ सिर्फ रेलवे हॉस्पिटल में काम करने वाले, लेकिन 2017 में कहा कि सभी ग्रुप डी स्टाफ को एलिजिबल किया है 13/2017 में ड्रेसर के लिए, ग्रेड 3 के लिए, जिनके पास जो क्वालिफिकेशन है मेट्रिक 10वीं पास है, वो लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं ड्रेसर पोस्ट के लिए। सिलेक्शन होगा, पास करना पड़ेगा, सिलेक्शन के जो क्राइटेरिया होते हैं वही होते हैं। पैनल इस पर मेरिट बनेगा, रिटन टेस्ट होगा, प्लस रिकॉर्ड ऑफ सर्विस के मार्क्स होंगे। ग्रुप डी टू सी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी प्रोविजन है, जैसे हमारे पर्सनल में भी है, मैं आगे बताऊंगा अभी। अकाउंट्स में जो प्रोविजन है वो बताया हुआ है कि द पोस्ट इन द कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स क्लर्क इन पे स्केल लेवल 2 है, इसमें 1900 ग्रेड पे चल रहा है। उसमें कैसे भरा जाएगा लेवल 2 को, 66 2/3 है वो डीआर कोटा है, इसमें हाईएस्ट काफी ज्यादा रखा है। नॉर्मली हमारे यहाँ कई बार 50% है ग्रुप डी में, ग्रुप डी टू सी में, लेकिन यहाँ अकाउंट्स में काफी ज्यादा रखा है। अकाउंट्स क्लियर जो है मैक्सिमम आरआरबी से आते हैं। 66 2/3 डीआर कोटा है, और 25% प्रमोशन कोटा है, जो एज पर सीनियरिटी, चूंकि प्रमोशन है तो यहाँ पे भी जैसे हमारा 33 1/3 होता है, इनके यहाँ 25% होता है अकाउंट्स में। जो भी प्रोसीजर में आगे बताऊंगा आपको, प्रोसीजर भी आएगा। पैनल एज पर सीनियरिटी बनेगा, उसके बाद 8 1/3 जो है हमारा
इसमें अकाउंट्स में एलडीसी होता है, अमंग्स ग्रुप डी स्टाफ हैविंग कंप्लीटेड ए मिनिमम ऑफ 3 years रेगुलर सर्विस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मेट्रिकुलेशन। तो ये 3 year सर्विस है, मेरे ख्याल से ये सब अभी 2 years कर दिया है, अभी आगे हम आएंगे बताएंगे। इसमें 3 years लिखा हुआ है, ये आईआरएम के प्रोविजन है। और चूंकि एलडीसी है तो जैसे मैंने बताया ये पैनल यहाँ पर मेरिट से बनेगा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं वीडियो जिसके लिए मैं बना रहा हूँ कि ऑफिस क्लर्क अदर देन अकाउंट्स के लिए जो प्रोविजंस हैं वो ये बताए हुए हैं 174(1) पे रहा है द पोस्ट इन द कैटेगरी ऑफिस क्लर्क। ऑफिस क्लर्क के अंदर मैं बता दूं क्या क्या इसमें जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें आपका आ जाएगा कमर्शियल क्लर्क, टिकट कलेक्टर, ट्रेन क्लर्क, ऑफिस क्लर्क, स्टोर क्लर्क एक्सेट्रा। ये सब लोग इसमें आ जाएंगे, इंक्लूडिंग अकाउंट्स क्लर्क। ये प्रोसीजर सेम रहेगा, बस बाकी में 33(1)(3) है, अकाउंट्स में 25% है, प्रोसीजर सेम है ये सब। तो इसके पहले मैं ऑफिसर्स के यहाँ बता दूं, इसमें भी 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है, आरआरबी से आएंगे ऑफिस क्लर्क। 33(1)(3) बाय प्रमोशन बाय प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम एलिजिबल ग्रुप डी कैटेगरीज ऑफ स्टाफ एज पर प्रोसीजर प्रिस्क्राइब इन पैरा 189। हम आगे बात करेंगे 189 में। ये प्रमोशन का मतलब ये हुआ, ये एज पर सीनियरिटी से होगा 33(1)(3। आगे डिटेल्स में बताऊंगा आपको। उसके बाद 16(2)(3 बाय प्रमोशन एंटायरली ऑन मेरिट बाय मेट्रिकुलेटेड ग्रुप डी एम्प्लॉइज फ्रॉम एलिजिबल कैटेगरीज। जो भी एलिजिबल कैटेगरी होगी, जो कर्मचारी ग्रुप डी स्टाफ जो 10वीं पास हैं और 2 साल की मिनिमम सर्विस कर चुके हैं, उनको जो है वो लोग एलिजिबल होंगे 16(2)(3 से। और इसमें रिटर्न टेस्ट और रिकॉर्ड सर्विस 85 और 15 मार्क्स के होंगे इसके अंदर। जो 100 नंबर का जो पेपर होगा एलडीसी में 16(2)(3, उसमें रिटर्न टेस्ट जो होगा वो 85 का होगा और रिकॉर्ड और सर्विस जो होगा 15 नंबर का होगा, सीनियरिटी मार्क्स नहीं होंगे। यही क्राइटेरिया 85 और 15 13(1)(3 में भी बताया गया है, वो हम नीचे हम बात करेंगे। अब जो प्रोसीजर है ग्रुप डी टू सी का 189 जो बात हो रही बार बार, तो उसमें कहा गया है प्रमोशन टू हायर ग्रेड्स इन ग्रुप सी, रेलवे सर्वेंट इन ग्रुप डी कैटेगरीज फ्रॉम होम नो रेगुलर एवेन्यू ऑफ प्रमोशन एग्जिस्ट। जो रेलवे कर्मचारी ग्रुप डी कर्मचारी हैं जिनके आगे प्रमोशन नहीं है, उनके लिए 33(1)(3 पोस्ट भरने के लिए ग्रुप सी में 33(1)(3% पोस्ट भरने का एक प्रोविजन दिया है। किस किस पे लागू होगा? ये कमर्शियल क्लर्क, टिकट कलेक्टर, ट्रेन क्लर्क, ऑफिस क्लर्क, स्टोर क्लर्क एक्सेट्रा शुड बी earmarked फॉर प्रमोशन। द कोटा फॉर प्रमोशन ऑफ ग्रुप डी स्टाफ इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू ग्रुप सी पोस्ट ऑफ अकाउंट्स क्लर्क विल बी 25%। बाकी के लिए 33(1)(3 है। अकाउंट्स के लिए जैसे मैंने ऊपर बताया था 25% है। प्रमोशन टू ग्रुप सी विल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। जो कंडीशन रहेगी वो होगी द प्रमोशन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन करना पड़ेगा, रिटन टेस्ट होगा। सिलेक्शन जो प्रोसीजर होता है हमारा, दे मतलब यानी सिलेक्शन पोस्ट है ये। दे शुड बी रिटन टेस्ट टू असेस द एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स में रिटन टेस्ट होगा। द फैक्टर ऑफ सिलेक्शन एंड देयर रिलेटिव वेटेज विल बी एज इंडिकेट बिलो। जो सिलेक्शन होगा ग्रुप डी सी 13(1)(3, अकाउंट्स का जो 25% था 8(1)(3 और ये आपका 62(3), सभी में जो क्राइटेरिया है वो सेम है। रिटन टेस्ट 85 नंबर का होगा, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस 15 नंबर का होगा और सीनियरिटी के मार्क्स नहीं है। कई बार मेरे पास कुछ कंप्लेंट भी आई है ग्रुप डी की कि सर हम सीनियरिटी मार्क्स हमको नहीं दिए। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें ग्रुप डी टू सी के अंदर सीनियरिटी का कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। पैनल जो है वो सीनियरिटी में अरेंज होगा, लेकिन सीनियरिटी के मार्क्स ग्रुप टी टू सी में नहीं है। सिमिलरली गजिस्टेट के अंदर भी मेरे पास कई लोगों की क्वेरी आ रही है कि सर ग्रुप बी का सिलेक्शन हो रहा है, जो 70% जो गजिस्टेट का सिलेक्शन होता है ग्रुप सी टू ग्रुप बी, जिसमें भी पैनल हम एज पर सीनियरिटी करते हैं और आउटस्टैंडिंग को हम टॉप में करते हैं, लेकिन सीनियरिटी के मार्क्स नहीं है ग्रुप सी टू ग्रुप बी में भी। सीनियरिटी के मार्क्स सिर्फ विद इन ग्रुप सी का जो प्रमोशन होगा, पिछला जो वीडियो बनाया था मैंने विद इन ग्रुप सी, सिर्फ उसी में ही सीनियरिटी के मार्क्स है। और वो भी जहां सेम एबीसी में जहां सिलेक्शन होता है, मैंने जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में हम नेक्स्ट लेवल हम जाते हैं, वहां पे ये, इसके अलावा जनरल सिलेक्शन वगैरह में नहीं है। नोट 1 में कहा है रिटन टेस्ट शुड कंसिस्ट ऑफ वन पेपर ऑफ 2 hours। 2 घंटे का इसमें पेपर होगा जिसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए टू टेस्ट द वर्किंग नॉलेज ऑफ रेलवे सर्वेंट टू द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो होगा उसके लिए होगा। पार्ट बी में जनरल स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलिजेंस प्रोफिशिएंसी थ्रू क्वेश्चंस इन अर्थमेटिक जनरल नॉलेज मेनली पर्टेन टू रेलवे मैटर्स एंड मैटर्स इमीडिएटली पर्टेन टू वर्क। सेकंड जो क्वेश्चन होगा उसमें अर्थमेटिक क्वेश्चन भी आते हैं, जनरल क्वेश्चन भी आते हैं। जो काम वो कर रहा है रेगुलर डे टू डे वर्क कर रहा है उसके संबंध में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि उसको उसके बारे में कितनी जानकारी है, वो क्वेश्चन भी डाले जा सकते हैं इस पेपर में।
Selection should not be restricted to 3 times the number of posts to be filled, but keep open to all eligible candidates who would like to be considered for such consideration. तो नॉर्मली जो सिलेक्शन हमारा होता है 1:3 के उसमें बुलाते हैं 3 गुना। तो इसमें कहा गया है कि 3 गुना नहीं बुलाना है, आपको वॉलंटरी एप्लीकेशन कॉल फॉर करनी है। जितने भी लोग एलिजिबल है, एलिजिबल कौन होगा वो हम आगे बात करेंगे, जो भी एलिजिबल होंगे 2 साल की सर्विस जिनकी हो गई है लेवल 1 में वो एलिजिबल होते हैं, तो वो सभी लोग जो होंगे जो भी विलिंग है प्रमोशन लेने के लिए, नोटिफिकेशन निकलेगा और उस नोटिफिकेशन में उनको अप्लाई करना पड़ेगा कि सर मैं आई एम विलिंग टू अपियर इन द एग्जामिनेशन, ऐसा एप्लीकेशन उसको करना पड़ेगा। तो 3 टाइम्स नहीं है इसके अंदर। तो ग्रुप डी टू सी में भी 3 टाइम्स का फंडा नहीं है। 3 टाइम्स का जो प्रोविजन है वो विद इन ग्रुप सी और गजेटेड में अदर देन पर्सनल में है, जहां हम ग्रुप सी टू ग्रुप बी करते हैं। अदर देन पर्सनल में 70% में 1:3 आता है अगर 4 से ज्यादा वैकेंसी है। 4 से कम है तो मैंने बताया था क्या है वो आपको मालूम होगा। अगला इसमें है दोज हु qualify on the basis of written test and record service should be included in the panel in order of their seniority। तो 33(1/3) है, उसमें कहा गया है कि जो भी रिटर्न टेस्ट और रिकॉर्ड सर्विस में पास होंगे, पासिंग मार्क्स जो भी हैं उसके आधार पर उनको सीनियरिटी के हिसाब से उनको रखा जाएगा एज पर सीनियरिटी। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ग्रेडिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का प्रोविजन नहीं है। आउटस्टैंडिंग के बारे में मैं एक बताना बात रह गया था विद इन ग्रुप सी में कि आउटस्टैंडिंग में जैसे मैंने एक बात तो बताई थी कि आपकी एलिजिबिलिटी में 50% हम जंप कराते हैं, तो आउटस्टैंडिंग के भी थोड़ा 3 रूल है। गजिस्टेड में हम जाते हैं ग्रुप बी टू ग्रुप सी, सॉरी ग्रुप सी टू ग्रुप बी। तो गजिस्टेड में आउटस्टैंडिंग कोई बंदा लेके आता है 80% एंड अबव एग्रीगेट में, तो वो जंप करके टॉप पे आ जाता है। जितने भी सीनियर लोग हैं, मान लीजिए 1 से 10 है और 10वां नंबर आउटस्टैंडिंग आता है, तो 10वें नंबर को 1 पे रखेंगे, यानी जो 1 पे सीनियरिटी में उससे भी ऊपर आ जाएगा, वो 1 वाला जो है 2 नंबर पे आ जाएगा। तो ये सीनियरिटी में हम टॉप पे रखते हैं गजिस्टेड में। ग्रुप सी के अंदर जो है 2 तरह के रूल हुआ करते थे, जो सेम एबीसी में, यानी जिस कैटेगरी में चल रहा है, अगर मान लिया ओएस है, ओएस में अगर प्रमोशन ले रहा है चीफ ओएस में, अभी तो खैर नहीं होता एग्जाम, पहले किसी जमाने में होता था, तो वहां पे 50% हम जम कराते थे। लेकिन पहले जनरल सिलेक्शन 2009 से पहले जो जनरल सिलेक्शन होता था वेलफेयर इंस्पेक्टर का, मेरा भी हुआ था, उसके अंदर अगर आउटस्टैंडिंग आता है तो उसमें भी गजिस्टेड वाला रूल लगता था कि सीनियरिटी को जम करके बिल्कुल उसको टॉप पे बैठाते थे। तो जनरल सिलेक्शन विद इन ग्रुप सी में होता था, लेकिन 2009 में कुछ कोर्ट में केस रेलवे हार गया, तो रेलवे बोर्ड ने नीति का परिवर्तन किया। 2003 से पहले तो शायद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्क्स भी होते थे, वो भी कोर्ट केस हारने की वजह से नियम चेंज किया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्क्स 2003-4 में शायद हटा दिए। उसके बाद 2009 में भी रेलवे बोर्ड ने नियम चेंज किया कि अब आउटस्टैंडिंग, मतलब पहले सीनियरिटी से अरेंज पैनल बनता था जनरल सिलेक्शन में विद इन ग्रुप सी, यानी वेलफेयर इंस्पेक्टर या जो भी जनरल सिलेक्शन होते हैं वो एज पर सीनियरिटी से होता था, और आउटस्टैंडिंग वाला जंप करके टॉप पे करता था। तो वो प्रोविजन 2009 में हटा के पैरा जो 219 है 219 उसमें चेंज किया रेलवे बोर्ड ने, और उसके बाद 2009 से बोला कि अब जनरल सिलेक्शन में जितने भी पैनल बनेंगे वो एज पर मेरिट होंगे। तो जब मेरिट की बात आती है तो फिर वहां आउटस्टैंडिंग की बात नहीं आती। ऐसे ही ग्रुप डी के अंदर भी आउटस्टैंडिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, तो 50% हो चाहे टॉप पे, कोई जंप का कोई है ही नहीं। आपको यहाँ पे एज पर सीनियरिटी से ही करेंगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग का कोई प्रोविजन नहीं है इसके अंदर। ग्रुप डी टू सी, all railway servant in level 1 to be eligible for promotion to the level 2 post in all department should have put minimum 2 years। इसमें जो जिस डिपार्टमेंट का एग्जाम हो रहा है उस डिपार्टमेंट के सभी लोग एलिजिबल होते हैं अगर 2 साल की पूरी सर्विस कर ली है एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड के बारे में भी मेरे पास काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं क्लियर कर दूं। प्रोबेशन पीरियड जहां तक मेरा व्यू है, इनिशियली आपका जब आरआरबी आरआरसी से रेलवे में अपॉइंट होता है तो इनिशियल रिक्रूटमेंट के टाइम पे प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, और जब आप प्रमोशन लेते हैं कभी भी लेवल 2 से, जैसे भी यहाँ पे मैंने एग्जाम दिया या अभी ग्रुप डी टू सी बता रहा हूँ, तो प्रमोशन लेने के बाद आपका प्रोबेशन पीरियड 1 साल का यानी 12 महीने का होता है। पहले ये 2 साल का हुआ करता था, लेकिन 2001 के बाद 1 साल कर दिया है। तो अभी जो है इनिशियल आपका रिक्रूटमेंट हुआ है तो आपका जो है प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा, लेकिन एक बार आपने ज्वाइन कर लिया रेलवे उसके बाद फर्दर आप प्रमोशन लेते हैं किसी पोस्ट पे, तो हर प्रमोशन पे आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 1 साल का होगा। ये अब कई लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा तो मैंने बता दूं आपको। फॉर प्रमोशन टू ग्रुप सी पोस्ट इन मिनिस्ट्रियल कैडर, जो मिनिस्ट्रियल कैडर ओएस कैटेगरी हमारी क्लरिकल कैटेगरी जो होती है उसके अंदर नियम है क्लर्क बनता है, तो ग्रुप डी स्टाफ को विल बी रिक्वायर्ड टू पोजेस ए टाइपिंग टेस्ट ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी।
टाइपिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा 2 साल के अंदर। Promotion may, however, be allowed on provisional basis and concerned staff given 2 years' time from the date of promotion to qualify the prescribed typing test. And if they fail to qualify the typing test within the set period, they will be liable to be reverted. ये पुराना नियम है। रेलवे बोर्ड ने रिसेंटली नया नियम निकाल दिया। इसमें कहा गया है कि नाउ दे विल कंटिन्यू टू बी सेम पोस्ट विदाउट गेटिंग रेगुलर इंक्रीमेंट अप टू 40 हायर्स। जिसमें बता दूं टाइपिंग टेस्ट के लिए जो नियम है वो ये है कि कोई भी कर्मचारी ग्रुप सी क्लर्क बनता है तो 2 साल के अंदर उसको टाइपिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा। 3 अटेम्प्ट मिलते हैं उसमें 2 साल के अंदर। अगर पास नहीं करता तो पहले रिवर्ट कर दिया जाता था। अभी ये है कि अब उसको रिवर्ट नहीं करते, वो कंटिन्यू करता है काम, लेकिन उसको रेगुलर इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। और एक नियम और भी है कि कोई भी कर्मचारी 45 साल का होता है तो फिर उसको टाइपिंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें वेट करना पड़ता है कि आपको टाइपिंग टेस्ट 45 साल तक अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो फिर आपको टाइपिंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं, फिर आपको रेगुलर इंक्रीमेंट लगेगा। तो इसमें क्लर्क बनने के बाद आपको 2 साल में टाइपिंग टेस्ट भी पास करना है। तो इसमें जरा ब्रीफ कर दूं आपको, सिलेक्शन हर साल करना है आपको। ये सिलेक्शन पोस्ट है आपकी, लेकिन सीनियरिटी से और एलिजिबिलिटी इसमें 2 साल का है, 2 साल होने चाहिए। कॉलिंग अब ऑप्शन कॉल फॉर करते हैं हम। जो असेसमेंट होगा जो हमारा, चूंकि सिलेक्शन पोस्ट है इसलिए एग्जिस्टिंग वैकेंसी प्लस एनटीसी वैकेंसी ऑफ नेक्स्ट 15 मंथ्स, 15 महीने का एग्जिस्टिंग एनटीसी वैकेंसी होगा बीइंग ए सिलेक्शन पोस्ट। और पैनल जो होगा वो एज पर सीनियरिटी होगा, लेकिन विदाउट एनी सीनियरिटी मार्क्स, नो आउटस्टैंडिंग प्रोविजन। सीनियरिटी के मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, उसमें आउटस्टैंडिंग प्रोविजन नहीं है। सिर्फ एक सीनियरिटी से जितने भी लोग क्वालिफाई करेंगे रिटर्न एग्जाम में, सीनियरिटी से उसको अरेंज करेंगे। ये हमारा 33(1/3) है। एलडीसी में भी लगभग लगभग सेम है, एवरी ईयर सिलेक्शन करेंगे। पोस्ट भी सिलेक्शन पोस्ट है, इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 साल का ही है लेवल 1 में। असेसमेंट भी सेम है, एग्जिस्टिंग वैकेंसी प्लस एंटीसिपेटेड वैकेंसी 15 महीने की। पैनल इसमें एज पर मेरिट बनेगा। और जैसे मैंने आपको कहा है स्टार्टिंग में भी, जितने भी एलडीसी हैं, अगर एग्जाम में पूछा था, एलडीसी में जो पैनल है वो एज पर मेरिट होता है। तो मेरिट में आउटस्टैंडिंग का प्रोविजन की जरूरत नहीं है, जो ज्यादा मार्क लेके आएगा वो ऊपर ही रहेगा। तो ये मेरा जो है थोड़ा सा ब्रीफ मैंने जो किया था ग्रुप सी टू डी, ये मैंने एक ब्रीफ बनाया था वो पूरा हो गया। लेकिन मैं साथ में चाहूंगा एक छोटा सा कुछ रेलवे बोर्ड की पॉलिसीज के बारे में उससे भी डिस्कस करना चाहूंगा। थोड़ा सा वीडियो बढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये पॉलिसी पढ़ने के बाद आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज कीप वाचिंग, कंटिन्यू। ये रेलवे बोर्ड ने एक पॉलिसी निकाली थी, बड़ी अच्छी पॉलिसी निकाली थी। एट ए ब्रीफ करने की कोशिश की थी कि एट ए ग्लांस पूरी चीज समझ में आ जाए। आरबी 17/2014। तो उसमें सब्जेक्ट ये था, सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर प्रमोशन टू सिलेक्शन पोस्ट। सिलेक्शन पोस्ट के अंदर क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है? फॉर्मेशन ऑफ पैनल इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी अमंग्स दोस सिक्योरिंग क्वालिफाइंग मार्क्स। की फॉर्मेशन पैनल का, जैसे मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि पैनल किस तरह से फॉर्म करना है, मेरिट बेस पे होगा कि सीनियरिटी पे होगा, और सीनियरिटी में होगा तो क्या आउटस्टैंडिंग होगा नहीं होगा, उसमें इन्होंने बात की थी। तो एट ए ग्लांस बड़ा ब्रीफ, बड़ा अच्छा लेटर रेलवे बोर्ड ने बनाया 2014 में। इसमें दोबारा रिपीट करता हूँ, हमने वैसे ग्रुप सी पढ़ चुके हैं। ये ग्रुप सी का है। ए जो सीरियल नंबर ए है, सिलेक्शन ऑफ पोस्ट एज पर एवेन्यू ऑफ प्रमोशन बाय रेस्ट्रिक्टिंग द फील्ड ऑफ एलिजिबिलिटी टू 1/3। जो एवीसी के अंदर जो सिलेक्शन होता है, यानी जिस कैटेगरी में है ओएस है तो ओएस की में ही आगे चीफ ओएस बन रहा है या सीनियर क्लर्क से ओएस बना है, मतलब जिस कैटेगरी में है उसी में अगर जा रहा है, नेक्स्ट लेवल में जा रहा है, तो उसमें बताया जहां 1:3 का प्रोविजन होता है, उसमें कहा है नॉर्मल सिलेक्शन विद सीनियरिटी मार्क्स। तो वहां पे सीनियरिटी मार्क्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, अगर सेम एवीसी में ही अगर नेक्स्ट लेवल में हम प्रमोशन ले रहे हैं, और पासिंग मार्क्स जैसे सिलेक्शन पोस्ट में 60% मार्क्स होंगे इन एग्रीगेट, इंक्लूडिंग मार्क्स ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस एंड सीनियरिटी। Panel being made as per seniority with 80% and above classified as outstanding in order of their seniority, allowing them to supersede not more than 50%। जहाँ सेम एबीसी में पैनल का मामला होगा, वहां जहां 1:3 बुलाते हैं, वहां पर 50% जम होगा। कोई बंदा 80% अबव लेके आएगा एग्रीगेट, यहाँ प्रोविजन है, ये विद इन ग्रुप सी का रूल है। और विद इन ग्रुप सी में सिलेक्शन टू द पोस्ट एज पर एवेन्यू प्रमोशन नॉट रिस्ट्रिक्टिंग द फील्ड बट बाय कॉलिंग मॉनिटर। एलडीसी ये हो गया हमारा, जो भी हमारा सिलेक्शन होगा एलडीसी। तो एलडीसी में नॉर्मल सिलेक्शन विदाउट सीनियरिटी मार्क्स, पैनल टू बी फॉर्म्ड एज पर मेरिट। तो एलडीसी का जैसे मैं बताया है आपको, सीनियरिटी मार्क्स नहीं होंगे कभी भी एलडीसी में, और पैनल जो होगा एज पर मेरिट बना जाएगा। ये हमारा एलडीसी का आ गया। और सी जो इसमें पैरा है वो जनरल सिलेक्शन की बात कर रहा है। जनरल सिलेक्शन post selection to the post in which volunteers are called across cadre and department without restriction of field and other all eligible candidates called for selection। कई लोग मेरे पास क्वेरी करते हैं कि सर जनरल सिलेक्शन क्या होता है?
तो जनरल सिलेक्शन और एलडीसी लगभग लगभग आज की तारीख में सेम हो गया। किसी जमाने में जनरल सिलेक्शन, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो पैनल सीनियरिटी से बनता था, वो अलग था। अभी तो लगभग लगभग जनरल सिलेक्शन और एलडीसी सेम हो गया है। बहुत बारीक फर्क है। एलडीसी में जनरली जो भी डिपार्टमेंट में एलडीसी हो रहा है, उसके इमीडिएटली जनरली उसी डिपार्टमेंट के लोग नीचे से लोग आते हैं। नीचे के जो 2 साल की सर्विस अगर उन्होंने कर ली है, तो वो लोग उसी डिपार्टमेंट के 2 साल की कंडीशन वालों को लेते हैं जनरल सिलेक्शन, सॉरी एलडीसी के अंदर। जबकि जनरल सिलेक्शन में 2 साल का कंडीशन जनरली नहीं होता है। उसकी उसमें जो भी पोस्ट है, जैसे वेलफेयर इंस्पेक्टर है, तो वेलफेयर इंस्पेक्टर की कम से कम 8 से 10 कंडीशन है कि अगर 2400 में एक प्रोविजन पीरियड पास कर लिया है, लेवल 18 में, 1800 में भी है, अगर लेवल 1 में भी है, उसने अगर क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलएलबी और पर्सनल मैनेजमेंट डिग्री है, तो वो एलिजिबल होगा। वहां 2 साल की कंडीशन नहीं होती। तो जनरल सिलेक्शन में एक तो ये है कि लिमिटेड टू वन डिपार्टमेंट या वन कैटेगरी नहीं होता, वो पूरा फिल, सभी डिपार्टमेंट के लोग भी आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर जनरल सिलेक्शन में सभी डिपार्टमेंट के आएंगे। जनरल सिलेक्शन के अंदर रेलवे बोर्ड का आपको स्पेसिफिक लेटर देना पड़ेगा कि किस कैटेगरी का आप कर रहे हो। तो अगर जैसे वेलफेयर इंस्पेक्टर का है, तो वेलफेयर इंस्पेक्टर में तो सिर्फ ग्रेड मांगी और अलग अलग डिपार्टमेंट वालों, सभी डिपार्टमेंट के लोग आ सकते हैं एक्सेप्ट अकाउंट्स और आरपीओ। तो ऐसे हर डिपार्टमेंट के जनरल सिलेक्शन में जनरली अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी को देखना पड़ेगा कि जनरल सिलेक्शन में किसको रेलवे बोर्ड ने अलाउ किया हुआ है। इसमें बता दूं, जनरल सिलेक्शन में जनरली यही कहा गया है कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग कैटेगरी को अलाउ करते हैं, तो जनरल सिलेक्शन होता है। लेकिन जब हम किसी पोस्ट को जब भरने जाते हैं, जब सिलेक्शन करते हैं, तो हमको उस पर्टिकुलर पोस्ट को भरने के लिए रेलवे बोर्ड का रूल देखना पड़ेगा कि जनरल सिलेक्शन में, अभी मैं नीचे लेटर बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि रेलवे बोर्ड अलाउ करता है कि भाई ये कैटेगरी इस एग्जाम में बैठेगी, ये लोग आएंगे इस एग्जाम के लिए, इस पोस्ट को भरने के लिए, इतनी इनकी क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए, इतने ग्रेड में काम किया होना चाहिए। तो रेलवे बोर्ड डिसाइड करता है हर कैटेगरी के लिए। और एलडीसी में सिंपल जिस कैटेगरी हो रहा है, उसी से निचली कैटेगरी के, उसी डिपार्टमेंट के, उसी कैटेगरी के, इवन कैटेगरी का मतलब हुआ जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में काफी सारी कैटेगरी होती है। जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, ऑपरेटिंग में आप स्टेशन मास्टर है, तो स्टेशन मास्टर के नीचे जितने जो डिपार्टमेंट है वही लोग उसमें आएंगे, कमर्शियल वाले उसमें नहीं आएंगे। बाकी जनरल सिलेक्शन में कई बार आप देखा सीसीटीसी का, उसमें कमर्शियल भी आ रहा है और ऑपरेटिंग भी आ रहा है। तो जनरल सिलेक्शन में जनरली ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और एलडीसी में कम आते हैं। ये हमारा जनरल सेक्शन ग्रुप सी का हो गया। अब ये लास्ट उन्होंने बताया डी, जो कि सही में ग्रुप डी है, फॉर प्रमोशन फ्रॉम अस्टवाल ग्रुप डी टू ग्रुप सी। इसमें कहा गया है ऑल अस्टवाल ग्रुप डी कैटेगरी इन जीपी 1800 सिंस अपग्रेडेड एज ग्रुप सी विल कंटिन्यू टू बी एलिजिबल एज पर सिलेक्शन टू ग्रुप सी पोस्ट एज पर द एबीसी ऑलरेडी प्रोवाइड इफ दे possess the prescribed education qualification and residency period। उन्होंने कहा कि सभी जो ग्रुप सी जो होंगे, अभी तो ग्रुप सी मान लिया है, तो जितने ग्रुप डी है, जो एबीसी में जो भी प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर वो उन्होंने किया है, तो वो लोग एलिजिबल होंगे फॉर 33 1/3 कोटा ऑल स्टाफ हैविंग कंप्लीटेड 3 इयर्स। ये 3 इयर्स तब था 2014 में, अभी इसको 2 साल कर दिया है। आगे जो लेटर आएंगे उसमें बता दूंगा आपको। एंड अबव सर्विस आर अलाउड टू अपीयर, सिलेक्शन शेल बी गवर्न एज पर पैरा ए अबव। ये पैरा ए का मतलब ये हुआ, ये वाला पैरा ए हो गया, इसकी बात कर रहा है। तो selection shall be governed by para above and for 16(2)3 quota selection rules against para B। तो ये 16(2)3 के लिए para B लागू होगा। ये 16 ये वाला ये आ गया, 16(2)3 ये आ गया आपका, और ये 33 1/3 ये आ गया यहाँ पे। मतलब 33 में ये रूल लगेंगे बोलता है और 16 में ये रूल लगेंगे बोलता है। Above will be applicable to staff with minimum 2 year सर्विस। तो एलडीसी जब करेंगे 16(2)3 इसमें 2 साल जो भी बंदा होगा वो एलिजिबल होगा, और ये इसी प्रकार से होगा बिना सीनियर में। तो पैनल टू बी फॉर्म्ड एज पर मेरिट, ये उन्होंने बताया हुआ है। लेकिन एक बात बता दूं, जब ये लेटर निकला था, मैं खुद पर्सनली बोर्ड में गया था बात करने के लिए कि इसमें कुछ कमी थी। इन्होंने जो बात बोली थी ये पैरा ए वो लागू होगा, ये एक्चुअल में थोड़ी सी इसमें गलती थी। इसमें इन्होंने लिखा हुआ पैरा ए लागू होगा, तो यहाँ आउटस्टैंडिंग का प्रोविजन दिया हुआ था। तो अगर पैरा ए लागू होता है तो आउटस्टैंडिंग का प्रोविजन लागू होता है। तो ये लेटर आप अगर देखते हैं तो इस लेटर पे सिलेक्शन मत कर दीजिए, क्योंकि इस लेटर थोड़ा सा कमी थी। मैं खुद पर्सनली भी शायद मिला था, मैडम से मिला था, काजल मैडम से, जहां तक मेरी जानकारी है। तो उन्होंने कहा था हाँ इसमें कुछ कंप्लेंट्स आई है, तो उन्होंने इस बेस पे फिर 2014 के बाद 2015 में ये पोर्शन को उन्होंने ठीक किया। यहाँ इन्होंने फिर दूसरा लेटर निकाला और इसमें ये कर दिया है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट व्हाइल कंडक्टिंग सिलेक्शन अगेंस्ट 33 1/3 प्रमोशन कोटा फॉर अल्सवायर ग्रुप डी, पैनल इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन ऑर्डर ऑफ देयर सीनियरिटी अमंग्स द क्वालिफाइड स्टाफ एज पर प्रोविजन। इन्होंने वापस वही प्रोविजन 189
के हिसाब से बता दिया, जो मैंने आपको पहले बताया 189, वहाँ 80% का आउटस्टैंडिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। इसको भी और रेलवे बोर्ड ने फर्दर और क्लियरफाई किया है, अभी आगे आएगा मैं बता दूंगा। तो ये थोड़ा सा बाकी इन्होंने बहुत सही बताया, काफी अच्छा बताया था ये वाला ऊपर वाला। ये छोटी सी इसमें मिस्टेक थी जो उन्होंने सुधार दी, बाकी तो सेम है ये ए में भी, कि नॉर्मल सिलेक्शन करना है और पैनल जो होगा 60% लाने के बाद एज पर सीनियरिटी से अरेंज करना है। यहाँ तक ठीक था। ये रिमेनिंग यहाँ वाला जो पोर्शन था, ये वाला, ये थोड़ा सा गलत हो गया था बी के हिसाब से। ये गलत हो जाएगा यहाँ के हिसाब से, ग्रुप डी टू सी, जो हम आप ग्रुप डी से बात कर रहे हैं, तो इसको उन्होंने यहाँ करेक्ट कर दिया है और इसको और फर्दर क्लेरिफाई आगे किया है। मैं आगे रेलवे बोर्ड सर्कुलर बताऊंगा। तो ये दो चीजें यहाँ की होगी। उसके बाद रेलवे बोर्ड ने एक लेटर और निकला 2017 में, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन कंडीशन सर्विस के लिए बताया था, तो इसमें ये क्लेरिफाई किया है, प्रमोशन फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2, 16/2/3 एलडीसी कोटा की बात की कि मिनिमम कितनी सर्विस चाहिए। तो यहाँ किसी ने रेज किया था कि एससी एसटी एम्प्लॉय के लिए कितनी सर्विस चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि accordingly it is clarified that SC ST employee in level 1 will be eligible for consideration in selection for promotion to level 2 and above against 16/2/3 promotion quota only on completion of 2 years regular service। यानी कि जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं लेवल 1 में, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी, वेदर दे आर जनरल, एससी एसटी ओबीसी, किसी भी कैटेगरी है, दे हैव टू कंप्लीट 2 years रेगुलर सर्विस इन लेवल 1। On completion of 2 years service, they will be eligible for appearing in LDC exam for the post in level 2। यानी लेवल 2 के में अपियर होने के लिए, एलिजिबल होने के लिए, अप्लाई करने के लिए किसी भी कम्युनिटी का कर्मचारी हो, उसको 2 साल सर्विस करने पड़ेंगे। ये रेलवे बोर्ड का लेटर बोलता है, 2017 का क्लियरफाई करता है। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने एक और लेटर निकाला, ये हिंदी का है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। अब 33/1/3 जो मैंने बताया 3 साल लगा हुआ था आईआरएम में, यहाँ इन्होंने 2 साल कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर जो है आरबी है 38/17, इसमें लिखा हुआ है कि जो आईआरएम का पैरा 89 है, उसमें लिखा हुआ है कि ये सारे लोग एलिजिबल होने के लिए ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 years कंटिन्यूस सर्विस लिखा हुआ था, विच इज रिलैक्सेबल फॉर एससी एसटी एम्प्लॉय हु आर एलिजिबल ऑन कंप्लीशन प्रोबेशन पीरियड इन रिक्रूटमेंट ग्रेड, विच इज 2 years। यानी इसमें पुराना जो नियम था 189 के हिसाब से, उसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 3 साल था और एस सी कैंडिडेट के लिए 2 साल की सर्विस थी। वो लोग एलिजिबल होते थे 33/1/3 के लिए, जिसको रेलवे बोर्ड ने चेंज कर दिया और बोला कि अब सारे कर्मचारी हैं, किसी भी कम्युनिटी के, जनरल ओबीसी एसटी एससी, वो लोग अगर 2 साल की पूरी सर्विस कर लेंगे तो एलिजिबल हो जाएंगे 33/1/3 के अंदर। ये एलिजिबिलिटी काफी काम की है सारा सर्कुलर, अगर आप सिलेक्शन करते हैं या अपेयर होते हैं, ये जान ले आप। तो यहाँ से अब ये पिक्चर क्लियर होगी कि 33/1/3 और 16/2/3, इन दोनों के अंदर लेवल 1 में किसी भी कम्युनिटी का कर्मचारी हो, चाहे जनरल, एससी एसटी ओबीसी, कोई भी कर्मचारी हो, उसको 2 साल की सर्विस पूरी करेगा तो वो 33/1/3 के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा और 16/2/3 के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। ये इस लेटर से बोलते हैं। इसके बाद 43 में एक लेटर और निकला, 43/17 2017। यहाँ आर्टिजन कैटेगरी के लिए भी जो 3 साल का प्रोविजन था, जो आईआरएम का अलग पैरा था आर्टिजन ग्रेड 3, उसमें भी 3 साल का प्रोविजन को रेलवे बोर्ड ने 2 साल कर दिया है। तो मैंने अपना जो ये बताया था आपको, मैं एक बार खोल दूं दोबारा, ये जो मैंने आपको बताया था ग्रुप सी में, यहाँ सबसे पहले आर्टिजन बताया था और यहाँ आपको क्लर्क वगैरह बताया था। तो यहाँ पे इन सब ने कर दिया। अब आर्टिजन के अंदर जो था, यहाँ पर यहाँ 3 साल था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर्टिजन के अंदर, तो यहाँ रेलवे बोर्ड ने इसके अंदर भी 2017 में इसके अंदर भी कर दिया। आर्टिजन में जो 25% कोटा है सिलेक्शन जो करना है, उसके अंदर एलडीसी में तो 2 साल है ही, उसमें जो हमारा 25% और ये हमारा जो था 25% जो सिलेक्शन था हमारा 15%, यहाँ आपका ये तो एलडीसी है, एलडीसी में 2 साल ही चाहिए, आपके यहाँ लिखा हुआ 2 साल, ठीक है। इस सिलेक्शन के अंदर 50% जो प्रमोशन था, यहाँ पे 3 साल था, इसको भी रेलवे बोर्ड ने अब 2 साल कर दिया। यानी कि आप जितना भी लेवल 1 है, चाहे आपका ऑफिस स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ हो और आर्टिजन स्टाफ हो, सभी में 33/1/3, 33/1/3 एंड 16/2/3 दोनों के अंदर अब कॉमन कर दिया एलिजिबिलिटी कंडीशन कि स्टाफ है, इफ स्टाफ है कंप्लीटेड 2 years रेगुलर सर्विस इन लेवल 1, देन ही इज एलिजिबल फॉर बोथ टाइप ऑफ सिलेक्शन, आइदर 33/1/3 और 16/2/3, दोनों के लिए वो एलिजिबल होगा अगर उसने 2 साल की सेवा पूरी कर ली हो, चाहे वेदर ही बिलोंग्स टू एनी कैटेगरी, आइदर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। इसके बाद
कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। रेलवे के रूल्स बड़े अच्छे हैं। एक बार ये आएगा, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, घूमता रहेगा, आप घूम जाओगे। तो कोई भी सब्जेक्ट पे काम करते हैं तो सारे सब्जेक्ट को आपको थोरोली पढ़ना है और सारे सर्कुलर को पढ़ना है, याद भी रखना है, थोड़ा सा यहाँ इसका इस्तेमाल करना है। अब इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट आया है जो मैं आगे बताता हूँ। अब रेलवे बोर्ड ने 2021 में एक और लेटर निकाल दिया। इसमें कहा रेलवे बोर्ड ने कि नॉर्मली हमारा लेवल टू के में एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी टू सी का मतलब लेवल वन से लेवल टू में होता है। लेकिन क्या हुआ कि जो मैंने आपका बताया था 189 में, जिसमें ऑफिस क्लर्क, टेन क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क, वो सब बातें बताई थी, मैं जरा आपको बता देता हूँ यहाँ पे करके। ये हमारे 189 था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि कमर्शियल क्लर्क, टिकट कलेक्टर, इसके अंदर जो बताया 33 करना था। ये सारे जो कमर्शियल क्लर्क, टिकट क्लियर थे, ये लेवल टू यानी 1900 जीपी में थे। लेकिन रेलवे बोर्ड ने 2018 में इनको 1900 की जगह इनको 2000 दे दिया, लेवल दे 2000 जीपी दे दिया, लेवल थ्री कर दिया। तब एक इश्यू रेज हुआ कि क्या लेवल थ्री में है तो अब लेवल टू वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। उसके कनेक्शन में रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला, 33 1/3 और 16 2/3 दोनों में लेवल वन ही एलिजिबल था। यही चीज रेलवे बोर्ड ने कही की। तो इन टर्म्स ऑफ जो आईआरएम का जो पैरा है हमारा, उसके हिसाब से 28/18 इसमें इन्होंने कुछ चेंज किया, लेवल थ्री दे दिया इनको यहाँ पर, लेवल थ्री इन टर्म्स ऑफ 28/18 लिखा हुआ है। परस्यूएंस टू एक्सेप्टेंस ऑफ सेवन पे रिकमेंडेशन, द पे स्केल ऑफ टिकट चेकिंग स्टाफ जीपी 1900 was upgraded to जीपी 200 2000, यानी लेवल टू को लेवल थ्री में अपग्रेड कर दिया है वाइड 28/18। तो उसके बाद जो भरने का था प्रोविजन था उस वक्त हमारा आईआरएम में, ये था 50% डीआर कोटा, 33 1/3 और 16 2/3 एलडीसी। ये लेवल वन से ही भरने का था। तो लेवल टू वाले ऑब्जेक्शन ले रहे थे, सर हमारे को, हमने क्या बुरा किया है, हमको भी एलिजिबल करो। जिस पे रेलवे बोर्ड ने 4 मार्च यानी 16/21 रेलवे बोर्ड ने जो है कहा है, इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन कंटेंट आरबी 28 नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड एज अंडर। तो 33 1/3 कोटा रेफर टू अबव विल बी फिल्ड बाय द जनरल सिलेक्शन। देखिए यहाँ मैंने बताया जनरल सिलेक्शन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जनरल सिलेक्शन जो होगा तो इसमें ये नहीं कि सभी आ जाएंगे। जनरल सिलेक्शन में भी फिर रेलवे बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा किस किस को अलाउ करना है। तो यहाँ जनरल सिलेक्शन में कहा है कि कैसे भरेंगे हम, टीसी की जो पोस्टें हैं, सीसीटीसी टिकट चेकिंग की, वो भरी जाएगी, जनरल सिलेक्शन से भरी जाएगी फ्रॉम स्टाफ ऑफ लेवल वन एंड लेवल टू इंक्लूडिंग सफाई वाला ऑफ ऑपरेटिंग एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट। ये इन्होंने कहा है कि जनरल सिलेक्शन में कौन कौन आएगा, तो सभी कैटेगरी नहीं आ जाएगी। जनरली जनरल सिलेक्शन में सभी कैटेगरी आती है, लेकिन इसमें तो हर बार रेलवे बोर्ड रिस्ट्रिक्ट करता है किस किस को अलाउ करना है। तो हमको पर्टिकुलर पोस्ट भरने के लिए रेलवे बोर्ड का पॉलिसी देखना पड़ेगा कि किसको अलाउ किया है। तो यहाँ इसको जनरल सिलेक्शन डिक्लेयर कर दिया और बताया लेवल वन और लेवल टू को अलाउ किया है, और साथ में सफाई वाला को भी अलाउ किया है ऑपरेटिंग कमर्शियल के। सिमिलरली 16 2/3 में भी कहा गया है कि इसमें भी लेवल वन और लेवल टू के लोग एलिजिबल होंगे। और नई चीज एक यहाँ डाली है जो पहले नहीं थी, वो है सफाई वाला ऑफ ऑल डिपार्टमेंट वुड आल्सो बी एलिजिबल अगेंस्ट एलडीसी कोटा इन टर्म्स ऑफ आरबी 77। तो ये जो एलडीसी कोटा है, ये नहीं, इसमें नहीं, इसमें एलडीसी कोटा के अंदर सभी डिपार्टमेंट के सफाई वालों को अलाउ किया रेलवे बोर्ड ने। जितने भी रेलवे में डिपार्टमेंट है, ऑल डिपार्टमेंट में, मैं बता दूं शायद आरपीएफ नहीं आएगा, आरपीएफ में वैसे भी ग्रुप डी शायद नहीं है मेरे ख्याल से, अकाउंट्स में होता है ग्रुप डी। तो अकाउंट्स में शायद एलिजिबल नहीं होंगे। अकाउंट्स और आरपीएफ हमेशा अदर देन अलग से उनकी चलती है वैसी। तो मेरा ये मानना है कि इसमें आरपीएफ अकाउंट्स को छोड़ के सभी डिपार्टमेंट के सफाई वाले जो हैं, एलडीसी, सिर्फ एलडीसी 16 2/3 में एलिजिबल होंगे एपीयर होने के लिए। तो ये रेलवे बोर्ड ने एक नियम बनाया। इसमें एक नियम और थोड़ा सा आया, चेंज हुआ, पेच आया। इसमें रेलवे बोर्ड ने ये थोड़ा सा बिल्कुल हटा दिया, हटके रूल बनाया 64/22। तो अभी तक हमने, जैसे मैंने बताया था कि 33 1/3 जो है वो पैनल जो होगा सभी डिपार्टमेंट में, वो एज पर सीनियरिटी से बनेगा, और जो एलडीसी है 16 2/3 वो पैनल एज पर मेरिट से बनेगा। तो ये एक रेलवे बोर्ड ने एक थोड़ा स्पेशल नियम बनाया है जो सिर्फ सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जो पोस्ट होगा लेवल थ्री के लिए 33, यहाँ इन्होंने बोल दिया है कि जनरल सिलेक्शन होगा बेस्ड ऑन द मेरिट नॉट सीनियरिटी। यानी कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क की जो सिलेक्शन होंगे 33 1/3 एंड 16 2/3 दोनों में पैनल जो होगा एज पर मेरिट होगा।
यानी आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए जो भी वो वीडियो देख रहे हैं, कि आपको अगर कोई काम करना है पर्सनल डिपार्टमेंट में, इवन आपको अपीयर भी होना है, तो आपको जब तक ये रूल नहीं मालूम है, एक तो आप काम कर नहीं पाओगे। इवन आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको भी किसी ने बोल दिया कि भाई सीनियरिटी, आप सीनियर मोस्ट हैं, आप आराम से बैठे हो, तैयारी नहीं कर रहे हैं कि मैं तो सीनियर मोस्ट हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ मेरिट बोल दिया है। तो आपको जब भी अपियर भी होना है या आपको सब्जेक्ट डील भी करना है, तो आपको नियम की सभी जानकारी होगी, तो आपका काम सही होगा। तो ये एक रेलवे बोर्ड ने नियम और बनाया हुआ है। तो इसमें बता दूं आपको, 33(1/3) में नॉर्मली पैनल जो है एज पर सीनियरिटी से बनता है, लेकिन सीसीटीसी जो है कमर्शियल टिकट क्लर्क के मामले में वो रेलवे बोर्ड ने बोला है कि 2022 में कि ये पैनल एज पर मेरिट बनेगा। तो ये हमारा अभी तक का जो मेरा हो गया है मैक्सिमम बातें। और ये मैं एक चीज को बताना रह गया, मैंने आपको जैसे बताया था कि आउटस्टैंडिंग का फंडा नहीं है, प्रोविजन नहीं है रेलवे में 33 में, उसके बारे में रेलवे बोर्ड ने एक रिसेंटली 99/13 में और क्लियर किया है। उसमें ये क्या है कि द मैटर हैज बीन एग्जामिन इन बोर्ड्स ऑफिस एंड इट इज क्लेरिफाइड दैट प्रोविजन रिगार्डिंग सुपरसेशन ऑफ 50% ऑफ total field of eligibility by those securing 80% marks and above and being classified as outstanding is not applicable in selection procedure for 33 1/3 quota for erstwhile group D2C post cases, including those included otherwise need not to reopen। ये मैं कर देता हूँ, थोड़ा दिखना, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो 50% एलिजिबिलिटी में के मामले को सुपरसेट करना है, अगर 80% आ जाता है, और आउटस्टैंडिंग देने का जो प्रोविजन है, ये 2015 में रेलवे बोर्ड ने जब 2014 का जो लेटर, पहला लेटर दिखाया था, जिसमें पैरा ए के हिसाब से करना है, जिसमें थोड़ी सी कमी रही थी, उसको 2015 में क्लियर किया था। फिर भी थोड़ा डाउट था 80% वाला। तो इसमें बिल्कुल रेलवे बोर्ड ने ये जो लेटर है हमारा निकला है 22/8 को 99/30, इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि 33 1/3 में आउटस्टैंडिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। ये तो क्लियर हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि 33 1/3 का जो पैनल है, एक्सेप्ट सीसीटीसी को छोड़ के जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, क्लर्क वर्क जो होंगे, उन सभी में एज पर सीनियरिटी से अरेंज करना है, विदाउट अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ आउटस्टैंडिंग मार्क्स एंड मार्क्स ऑफ सीनियरिटी। इसके बाद यहाँ हमारा ग्रुप D2C का जो प्रोविजन थे 189 पैरा, उसके हिसाब से हमारा खत्म हो गया है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि जो 189 पैरा और ग्रुप D2C वाले जो प्रोविजन थे, पहले जो था मामला रेलवे में, वो ग्रुप डी के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी ग्रुप सी में आने के लिए, और सिर्फ ये 33 1/3 और 16 2/3, यानी 33 1/3 भी सीनियरिटी से होता था। तो यानी कि कोई नया बंदा है, काबिल है, इंटेलिजेंट है, होशियार है, एंथुजियास्टिक है, वो आगे आना चाहता है, तो 16 2/3 बहुत कम पोस्ट होती है, क्योंकि एक तो आर्टिजन ग्रेड 3 या नीचे की जो पोस्टें होती है, उसमें वैसे भी काफी कम पोस्ट होती है। रिस्ट्रिक्शन जब से आ रहा है 93 2003 13, तो इन सभी में रिस्ट्रिक्शन की वजह से भी जो लेवल 2 की जो पोस्टें थी बहुत कम हो गई थी। उस बहुत कम में भी 16 2/3 बहुत कम था। तो यानी जो भी काबिल जो अच्छे बंदे थे ग्रुप डी में, जो आजकल तो ग्रुप डी में पढ़े लिखे इवन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आ रहे हैं, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी काफी कम थी। तो अभी मैं बता दूं आपको कि आप जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, या नए जो बंदे आरआरबी आरआरसी से लेवल 1 में आ रहे हैं, तो उनके लिए बता दूं कि अब रेलवे ने प्रोविजन सिर्फ लेवल 1 टू लेवल 2 जाने के लिए 189 पैरा की जरूरत नहीं है। रेलवे बोर्ड ने अब काफी प्रोविजन दिए हैं। वो प्रोविजन में दो एग्जांपल दूंगा, वैसे काफी सारे प्रोविजन है। जैसे रेलवे बोर्ड ने एक 2014 में निकाला है, ये पीवे सुपरवाइजर, जेई पीवे, तो जूनियर इंजीनियर जो भी है वो लेवल 1 1800 का बंदा बन सकता है। जेई में रेलवे में आने के लिए जेई बनना है तो 60% जो है डीआर कोटा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, आप अपन आरआरबी से आ सकते हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वगैरह हो। उसके बाद एलडीसी होती है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जिसमें कहा गया टेक मेंटेनर ऑफ ऑल ग्रेड। ऑल ग्रेड से मतलब होता है लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4। तो लेवल 1 लेवल 4 जो है वो 1800 जीपीए, लेवल 3 जो है 1900 है। तो और उसके बाद लेवल 4 5 भी हैं। तो जितने भी लोग हैं, लेवल ट्रैक मेंटेनर है 1800 1900, उसके अलावा ऊपर वाले भी सभी लोग जो है डायरेक्ट एलडीसी के थ्रू जेई पीवे बन सकते हैं। उनके पास जो ये डिग्री होनी चाहिए विथ 3 इयर्स रेलवे सर्विस, 3 साल की सर्विस होगी, आइदर 10th पास विथ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट। यानी अगर 12th पास है, साथ में उनको 12th पास होनी चाहिए 10+2, जिसमें 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये होना चाहिए, और कंप्यूटर साइंस एंड और हैविंग डिप्लोमा इन सिविल, ये कुछ डिग्री अगर हैं
तो वो लोग जेई बन सकते हैं। तो ये एक अच्छा रास्ता है ग्रुप डी के लिए। और इसके बाद प्रमोशन से भी ऑप्शन है, तो ये ग्रुप डी का एक प्रमोशन। तो लेवल 1 और लेवल 2 वाले सीधा जेई बन सकते हैं, 4200 जीपी यानी लेवल 6 में आ सकते हैं। सिमिलरली रेलवे बोर्ड ने 2018 में एक और निकाला पैरा स्टेशन मास्टर कैटेगरी के लिए। इसके अंदर भी लेवल 1 वाले सीधे स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। तो लेवल 1 स्टेशन मास्टर जो है आज की तारीख में लेवल 6 है, 4200 जीपी। उसमें आने के लिए जो प्रोविजन है 60% इसमें भी डीआर कोटा है जेई की तरह। और 15% जो है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम फ्रॉम अमंग स्टाफ वर्किंग ऑपरेटिंग इन कमर्शियल डिपार्टमेंट इन लेवल 1 टू लेवल 5। जितने भी लोग हैं, कुछ एज क्राइटेरिया बताइए। इसमें कहा गया है कि स्टाफ इन लेवल 1 हैव रेंडर्ड मिनिमम 5 इयर्स रेगुलर सर्विस। सिर्फ इसमें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत है नहीं आपको। अगर 5 साल की सर्विस आपने की है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं स्टेशन मास्टर लेवल 6 4200 जीपी में आने के लिए, जहां आपका मिनिमम 35,400 होगा। ये आपका 15% इसमें चांस होता है। लेवल 42 में बता दूं कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लेवल 2 में जो हमारे 189 से बढ़ते थे, निचली ग्रेड होने की वजह से और रजिस्ट्रेशन की वजह से हमारी काफी कम पोस्ट होती है। लेकिन लेवल 42 जो है हमारा, वो मिनिमम है पोस्ट है। 42 एंड 46 दो ही पोस्ट है, अब तो शायद 48 वगैरह आ गई है। तो लेवल 2 में सॉरी 46 जो हमारा स्टेशन मास्टर है, बहुत बड़ा कैडर होता है डिवीजन में। किसी भी डिवीजन का जो है स्टेशन मास्टर हर स्टेशन में होते हैं, बहुत बड़ा कैडर होता है। तो उसका अगर 15% निकालेंगे तो बहुत अच्छा अमाउंट होता है। तो उसमें चांसेस काफी रहते हैं ग्रुप डी को यानी लेवल 1 को आने के लिए। सिमिलरली सिर्फ 15% नहीं है, ये 25% में भी लेवल 1 के लोग आएंगे। इसमें लिखा हुआ है स्टाफ इन लेवल 1 मे बी अलाउड टू अपीयर विद क्वालिफिकेशन ऑफ मेट्रिकुलेशन इन 5 ईयर्स। सिर्फ 5 साल मेट्रिकुलेशन चाहिए, 10वीं पास, ऑब्वियसली वो तो हो गया होगा उनके पास। और 5 साल की अगर सर्विस होती है तो ये आपका 25% और ये आपका 15%, यानी 40% वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, एग्जाम दे सकते हो। और एग्जाम अगर देते हो तो आपके सीधे 42 यानी लेवल 1 से सीधा लेवल 6 में आप जंप कर सकते हो। तो काफी अभी अपॉर्चुनिटीज रेलवे बोर्ड ने काफी अच्छे लेटर निकाल दिए। तो इस तरह के मेरे ख्याल से बाकी डिपार्टमेंट में भी निकाले हैं। अभी समय का अभाव होने की वजह से मैं और ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ। तो अब ग्रुप डी टू सी की काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन मैं जैसे बता दूं, जैसे ऊपर जाना इतना आसान नहीं है। आपको सारे काम धंधे छोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। काम धंधे मतलब ऑफिशियल जॉब आपको करना ही करना है। ऑफिशियल जॉब के अलावा जितना ही टाइम मिलता है मेहनत कीजिए काफी, और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं सभी को। प्लीज ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करें, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों को ताकि सबको फायदा हो। धन्यवाद।